हेलो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस के अपने पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि स्टार्ट की थी, जहां हमने फोटोसिंथेसिस को दो भागों में बांटा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और फिर हमने सबसे पहला भाग लाइट रिएक्शन शुरू किया। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, वर्णकों द्वारा प्रकाश के अवशोषण से आरंभ होती है। फिर हमने देखा कि जब वर्णक प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं और उत्सर्जित होते हैं। और क्लोरोफिल ए यानी कि फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है, उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चलते हुए अपनी ऊर्जा मुक्त करते हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और क्लोरोफिल से निकला हुआ ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्लोरोफिल को लौट कर आ जाए या हो सकता है ना आए। हमने पहली बात की थी कि भाई अगर ये नहीं आए तो क्या होता है, और इसीलिए हमने दो भाग बनाए थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और हमने पिछले लेक्चर में मुख्य रूप से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर बात करी, और जिसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम काम आते हैं, PS2 PS1 दोनों काम आते हैं। प्रकाश जब गिरता है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। PS2 के इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन द्वारा ग्रहण किया जाता है, PS1 के इलेक्ट्रॉन को FRS द्वारा। ये दोनों इनके प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS1 पे आ जाता है। और PS1 का जो इलेक्ट्रॉन FRS के पास गया वो फेरिडॉक्सिन से होता हुआ NADP के रिडक्शन में काम आ जाता है। यही बात बताई थी, पूरा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पाथवे बताया था, जहां हम देख रहे थे कि PS1 का इलेक्ट्रॉन अगर NADP के अपचयन में काम आया तो PS1 को इलेक्ट्रॉन PS2 से आने वाले द्वारा फुलफिल करा दिया गया। लेकिन PS2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन को PS1 को दे दिया गया, लेकिन अब PS2 के पास में वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ये अचक्रीय पाथ था। फिर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया गया जल को तोड़ करके। जल के अणुओं को तोड़ा गया, जिससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो हमने क्लोरोफिल को दे दिए ताकि वो दोबारा काम कर सके। और इधर क्या हुआ कि जैसे ये जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता रहा, तो क्योंकि यहाँ बीच बीच में प्लास्टोक्विनोन जैसा एक प्रोटॉन पंप या प्रोटॉन को परिवहन करने वाला भी एक वाहक था, जो हाइड्रोजन वाहक था। इस प्लास्टोक्विनोन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है तो प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से H+ आयन उठा करके थाइलेकोइड के ल्यूमन में डालता रहता है। इधर जल का जो विघटन हो रहा है वो भी आंतरिक सतह पर हो रहा है, इसलिए जल के विघटन से जो H+ बनते हैं वो भी ल्यूमन में ही इकट्ठे होते रहते हैं। तो ल्यूमन में लगातार H+ की मात्रा बढ़ती रहती है। उधर NADPH2 स्ट्रोमा की मतलब बाहरी सतह पर बनता है, तो वो स्ट्रोमा से H+ लेकर के NADPH2 बन जाता है, तो वो और स्ट्रोमा में H+ कम करता है। ठीक है, तो इन सारे कारणों से हमने देखा कि जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चल रहा है वो भी अचक्रीय है और अंत में NADPH2 के अपचयन में काम आ जाता है। वहीं साथ साथ में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है और H+ की सांद्रता का अंतर दिखाई देता है, थाइलेकोइड ल्यूमन में ज्यादा और बाहर स्ट्रोमा में कम। और इसी सांद्रता के अंतर की वजह से एक प्रवणता ग्रेडियंट बनता है, और ये ग्रेडियंट जो है एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स में बदलता है, PMF। ठीक है, और ये जो H+ थाइलेकोइड के ल्यूमन में भरे हैं, अब इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, झिल्ली में उपस्थित CF0CF1 पार्टिकल। और जब ये CF0CF1 पार्टिकल से होकर निकलते हैं तो ये जिस ऊर्जा के साथ निकलते हैं उनकी इसी ऊर्जा को ATP सिंथेज एंजाइम ADP से ATP बनाने में काम में ले लेता है, और इसी को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये सारी चीजों के पीछे ऊर्जा प्रकाश की रही, तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन था। इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आया, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। और हमने कहा था कि 3 H+ के आसपास जब निकलते हैं तो करीब 1 ATP की ऊर्जा बनती है। और इस तरह से मैंने आपको नॉन साइक्लिक में बताया था कि यहाँ पर 2 NADPH2 बनते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल वाटर के टूटते हैं तो 2 ऑक्सीजन मुक्त होती है, 2 NADPH2 बनेंगे, और क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकले 2 वाटर से, ठीक है, तो ऐसे में 8 H+ आयन स्ट्रोमा से ल्यूमन में भेजे जाते हैं या लाए जाते हैं, पंप किए जाते हैं, और उन 8 H+ से लगभग 3 ATP के आसपास की ऊर्जा संचयित हो जाती। ये सारी बातचीत हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी उसमें बताई। वैसे नॉन साइक्लिक का मैं पूरा पाथवे बता चुका था, साथ में उसमें केमियोस्मोसिस के द्वारा ATP निर्माण भी आपको बाद में बताया गया था। नॉन साइक्लिक में एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है जिसके बारे में NCERT थोड़ा बहुत जिक्र करती है, रेडॉक्स पोटेंशियल। वैसे रेडॉक्स पोटेंशियल देखा जाए तो केमिस्ट्री फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी इसको थोड़ा सा समझें
कि आखिर ये रेडॉक्स पोटेंशियल होता क्या है। तो अभी भी देखिए, मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो थोड़ा सा पार्ट है पहले हम उसको डिस्कस कर ले, फिर हम साइक्लिक पे चलेंगे और साइक्लिक के बाद हमारी लाइट रिएक्शन का पार्ट खत्म होगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं रेडॉक्स पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, मैं दरअसल बस उसको बहुत आसान बायोलॉजिकल भाषा में समझने की कोशिश करें। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बनता है। ठीक है, और रेडॉक्स पोटेंशियल जो है ये क्षमता को दर्शाता है। अगर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल को बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूं तो स्वयं को अपचयित करने की क्षमता, एबिलिटी टू रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करने की, खुद को अपचयित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल दरअसल इस क्षमता को दिखाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्वयं को रिड्यूस करने की क्षमता कहो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कहो, एक ही बात है। रेडॉक्स पोटेंशियल इसी क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी केमिकल में, अगर किसी कंपाउंड में लो रेडॉक्स पोटेंशियल कहा जा रहा है तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, निम्न क्षमता है, कम क्षमता है। भाई लो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, ग्रहण करने की क्षमता। अगर रेडॉक्स पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कम। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अगर कम होती है तो इसका मतलब उसमें देने की क्षमता ज्यादा है, यूं समझिए इसको। तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की निम्न क्षमता रखता है, तो वहीं साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी रखेगा। जो लेने की क्षमता कम है तो फिर वो देगा, देने की क्षमता अच्छी होती। और जहां हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रेडॉक्स पोटेंशियल की बात को बेसिकली पहले समझना है। समझ में आई बात कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल खुद को अपचयित करने की, रिड्यूस होने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम रखता है, बल्कि वो देने की क्षमता रखता है। और जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उच्च रखता है, ग्रहण करने की क्षमता अच्छी खासी होती है। तो अगर हम रेडॉक्स पोटेंशियल के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन के परिवहन या उसके प्रवाह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होनी चाहिए, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई या हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल। बहुत आसान सी बात है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम किसमें है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल, बल्कि उसमें देने की क्षमता है। और क्षमता लेने की किसमें ज्यादा है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाले में। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लो रेडॉक्स से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होगा। इसके पास में लेने की क्षमता कम है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है। और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल के पास में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, जो देने की क्षमता वहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले के पास जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ होता है। कारण यह है कि हाई रेडॉक्स पोटेंशियल के पास में लेने की या ग्रहण करने की अच्छी क्षमता होती है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल के पास में बल्कि देने की क्षमता अच्छी होती है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऐसे ही चलता है। तो आपको जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नॉन साइक्लिक चक्र बताया था, नॉन साइक्लिक जो हमारा पथ था, उसमें जो ये हमने सारा मूवमेंट बताया इलेक्ट्रॉन का, ये सब रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर ही होता है। मैं अगर उस नॉन साइक्लिक प्रोसेस को एक बार सरल भाषा में रेडॉक्स पोटेंशियल की स्केल पर बनाने की कोशिश करूं तो देखिए ये कैसे बनता है, और जरा इसको अब ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। वही नॉन साइक्लिक को मैंने इस बार ऐसे बना रखा है। ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, देखो ये रेडॉक्स पोटेंशियल है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, ये माइनस में जा रही है वैल्यू, और नीचे की तरफ आ रहे हैं प्लस में आ रही वैल्यू, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है। तो अब हमने रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर इनको जमाया है कि जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। समझ में आ रही बात। अब जरा इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए PS सेकेंड ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है, मतलब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल अच्छा खासा हाई है। तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, ठीक है। PS सेकेंड का नीचे की तरफ बना रखा है, बल्कि इसकी ग्राउंड स्टेट का रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, हाई होता है। अब क्या हुआ, यहां इसने प्रकाश का अवशोषण किया, लाइट जैसे एब्जॉर्ब करी तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, लाइट एनर्जी इकट्ठी हुई। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता बढ़ेगी या लेने की क्षमता बढ़ेगी।
जब आप मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन भागना चाहते हैं, निकलने की क्षमता बढ़ती है, और निकलने की क्षमता बढ़ने का मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि उच्च रेडॉक्स पोटेंशियल में तो लेने की क्षमता बढ़ती। बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में इसका रेडॉक्स पोटेंशियल उच्च था, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इस पीएच सेकेंड के P680 का रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि एनर्जी ले ली, अब इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहे हैं तो देने की क्षमता आ रही है, तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल। तो हम इसको कैसे बताते हैं, देखो ये P स्टार करके 680 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हमने इसकी क्या बनाई है, हाई एनर्जी स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, ऊर्जा ली, ये हाई एनर्जी स्टेट में आ गया। हाई एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन या ये मॉलिक्यूल रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखेगा, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो। अब इसीलिए ऊपर बताया इधर क्या है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल, तो अब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो हो गया। अब देखिए यहां पर जो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा है, फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन को हमने यहां लिख रखा है और PS2 को यहां लिखा है, तो फियोफाइटिन का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, PS2 से तो कम है, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो है, इसका हाई है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, लो टू हाई, तो ये तो उल्टा आ रहा है कि इधर से इधर आएगा क्या इलेक्ट्रॉन, अपनों को तो इधर भेजना है, समझ रहे हो। तो सामान्य ग्राउंड स्टेट पर कभी भी PS2 से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आ ही नहीं सकता, समझ में। इवन वाटर हमने बना रखा है वो भी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाला होता है, और सामान्य तौर पर कभी भी ग्राउंड स्टेट में बिना लाइट एनर्जी को अवशोषित किए PS2 का इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि PS2 का तो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है और बल्कि इसका क्या है, लो है, तो कायदे से तो फियोफाइटिन से इधर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे लाइट एनर्जी अवशोषित होती है कहानी बदल जाती है। लाइट एनर्जी अवशोषित होते ऊर्जा आई तो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता बढ़ी, तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो गया, लो, और बल्कि ये जो फियोफाइटिन है उससे भी लो हो गया। तभी तो इसके ऊपर दिखा रखा, देखो ये बिल्कुल पॉइंट स्केल पे चल रहे हैं। तो लाइट एनर्जी लेते इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो हो गया, फियोफाइटिन से भी लो हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये आराम से क्या इस एक्साइटेड स्टेट से फियोफाइटिन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इधर, अब हो जाएंगे, क्योंकि लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू, अब इसकी तुलना में फियोफाइटिन का पोटेंशियल क्या हो गया, हाई, क्योंकि इसका और लो हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से फियोफाइटिन के पास आ जाएगा, ठीक है। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन का रेडॉक्स पोटेंशियल और ज्यादा होता है, तो लो से हाई तो इलेक्ट्रॉन मजे से चलेगा, तो फियोफाइटिन से फिर इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, प्लास्टोक्विनोन के पास। लेकिन प्लास्टोक्विनोन तो हाइड्रोजन कैरियर है, तो प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, मैंने यहीं पर लिख रखा, देखो स्ट्रोमा से 2H+ लेगा और फिर ये थाइलेकोइड के ल्यूमन में वापस मुक्त कर देगा। वो जो अपन ने झिल्ली में बताया था वो मैंने ऐसे लिख रखा है। तो प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन तो लिए, लेकिन साथ में स्ट्रोमा से H+ भी लिए, और फिर इस प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6 को जब इलेक्ट्रॉन दिए तो H+ को थाइलेकोइड के अंदर डाल दिया, ठीक है। और साइटोक्रोम B6F का रेडॉक्स पोटेंशियल प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा है। तो ये सभी जो बने हुए जमे हुए हैं, ये रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर जमे हुए हैं, और जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं इनका रेडॉक्स पोटेंशियल नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या और हाई, प्लास्टोसाइनिन का इससे हाई है, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल तक आ रहा, प्लास्टोसाइनिन तक आ गया। ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लुढ़क रहा है, एक तरह से नीचे जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स लो रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, सॉरी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक उसी समय देखिए जब यहां लाइट गिरी और ये एक्साइटेड स्टेट में आया, तो केवल यही लाइट थोड़ी गिरी थी, क्या कहा था, दोनों पर लाइट एक साथ ही गिरती है। तो उसी समय P700 पर भी लाइट गिरी, P700 का रेडॉक्स पोटेंशियल P680 से थोड़ा सा कम होता है, मतलब इन दोनों में भी ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल किसका, 680 का। देखो ये थोड़ा सा ऊपर बना रखा है, इसका रेडॉक्स में इसकी तुलना में थोड़ा लो रहता है, ठीक है, और इसका ज्यादा रहता है। अब जैसे इसने लाइट अवशोषित करी तो इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, निकलने की क्षमता बढ़ी, तो रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया। ये P700 यहां आ गया एक्साइटेड स्टेट, और इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो। अब देखिए 680 से जो सक्रिय होता है ये एक्साइटेड स्टेट, और इधर 700 की एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना रेडॉक्स पोटेंशियल 680 से भी कम किसका होता है, 700 का। ये थोड़ा सा और ऊपर है, देखो, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये लोएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल है, इससे कम तो किसी का नहीं होगा यहाँ। और सबसे नीचे कौन है, 680, तो 680 की ग्राउंड स्टेट हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल, और 700 की एक्साइटेड स्टेट लोएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल, समझ गए। और जैसे ये गया, अब यही वही बात है,
जैसे यहाँ फियोफाइटिन था, यहाँ कौन होता है, एफआरएस। तो एफआरएस का रेडॉक्स पोटेंशियल लो है, P700 का है। ये देखो यहाँ कंपैरिजन देखो, तो यूं तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ सकता, लाइट लेने के बाद जब ये एक्साइटेड हुआ तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल एफआरएस से भी कम हो गया, तो फिर ये आराम से एक्साइटेड स्टेट से एफआरएस के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दी, ये वापस नीचे आ गया ग्राउंड स्टेट पर। ग्राउंड स्टेट पर आते इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हुआ, प्लास्टोसाइनिन से हाई हो गया। तो प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए और इसको इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, ये संतुष्ट हो गया। इधर इसके इलेक्ट्रॉन एफआरएस एफडी से होते हुए अंत में एनएडीपी रिडक्टेज या जो एफएनआर एंजाइम है उसकी मदद से एनएडीपी के रिडक्शन में काम आ जाता है, NADPH2 बन जाता है। ठीक है, ये यहां जाकर समाप्त हो जाता है। ये पूरा जो है ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर बनाया गया डायग्राम है। आगे बात समझ में, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई जब लाइट एनर्जी ली जाती है तो P680 जो जिसका अच्छा खासा उच्च रेडॉक्स पोटेंशियल है वो लो हो जाता है और ये ऊपर उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं। इसको बोला जाता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये ऊपर गया, इसको क्या बोलेंगे, अपहिल ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रही कुछ बात? अपहिल का मतलब क्या होता है, अपहिल का मतलब भी समझिए, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। पहाड़ी पे चढ़ना, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा होगी तभी तो ऊपर जा पाओगे। तो यहां लाइट से एनर्जी मिली और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपहिल ट्रांसपोर्ट शो करता है। तो यहां पर लिख लेते हैं ये अपहिल, ये जा रहा है लो रेडॉक्स पोटेंशियल। फिर ये अब नीचे गिरना शुरू होता है, फियोफाइटिन से फिर प्लास्टोक्विनोन। तो ये जो सारा भाग है देखो, यहां से लेकर ये प्लास्टोसाइनिन, ये क्या है, ये ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे की तरफ, यानी कि हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ऊर्जा मुक्त करते हुए। तो इसको कहा जाता है, ये मूवमेंट कैसा है, डाउनहिल। ये डाउनहिल जा रहा है। फिर वापस यहां जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो ये वापस क्या कहलाएगा, ये वापस से कहलाएगा अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये अपहिल जाएगा, फिर ये डाउनहिल आएगा। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल भी ध्यान रखना है। ये जो सारी जमावटें रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर ग्राफ के बेस पे ही एक तरह से, और जब हम रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अरेंज करते हैं तो ये Z के आकार का बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम। हालांकि कुछ लोग यूं दिमाग लगाते हैं सभी Z कहां, ये तो N दिख रहा है। जिस साइंटिस्ट ने, जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया है, उन्होंने इसको Z नाम दिया, तो अपने को Z ही कहना है। अब अपने को N दिखे चाहे कुछ भी दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसको Z स्कीम कहा जाता है, ऐसे जिगजैग पैटर्न पर आ रहा है। ठीक है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर ये पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ध्यान रखना है। और पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमेशा लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए किसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई, किसका लो, तो आप देखते जाओ, जो जितना नीचे की तरफ है रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है, जो ऊपर है उसका लो है, और वो लो से हाई चलता है। ठीक है, P680 के रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करेंगे तो दोनों कहना पड़ेगा। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है, ऊर्जा ले ली, तो फिर इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो हो जाता है। P700 का भी ऐसा ही है, ग्राउंड स्टेट का रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है लेकिन एक्साइटेड स्टेट का रेडॉक्स पोटेंशियल लो है। दोनों की तुलना करें तो ध्यान रखें P680 का रेडॉक्स पोटेंशियल P700 से भी हाई होता है, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही एक्साइटेड स्टेट में P700 का रेडॉक्स पोटेंशियल 680 से भी कम होता है, लो होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली उधर ही जाएगा। आगे बात समझ में, तो रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ आएगा, जितनी कम होगी वो ऊपर, और जिसके पास ग्रहण करने की क्षमता कम है वो देने की क्षमता रखता है, और इसीलिए लो से हाई की तरफ गति होती है। जब इलेक्ट्रॉन लाइट अवशोषित होती है तो अपहिल मूवमेंट चलेगा, ऊपर चढ़ा एनर्जी से, और फिर जब ये वापस लौटता है तो डाउनहिल मूवमेंट चलता है, जिससे कि ऊर्जा छोड़ते हुए ये लो से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पर आएगा, स्टेबिलिटी की तरफ आता है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली P700 में, इसको Z स्कीम भी कहता है। थोड़ा सा इसका हम थ्योरी वाला पार्ट भी देख लें। जो मैंने आपको ये बातें बताई रेडॉक्स पोटेंशियल की, वो सारी कुछ मेन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। प्रकाश ऊर्जा फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर का रेडॉक्स पोटेंशियल कम कर देती है।
जब लाइट ऊर्जा अवशोषित होगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लेने की क्षमता कम हो जाएगी, मुक्त करने की बढ़ेगी, रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, अब P680 की ग्राउंड स्टेट का रेडॉक्स पोटेंशियल तो उच्च होता है, लेकिन प्रकाश अवशोषण के बाद 680 का रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाता है और इसी कारण यह फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। फियोफाइटिन से भी कम हो जाता है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लाइट एनर्जी अवशोषित करने के बाद, तो इसीलिए ये फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये आपको पूछा जाए कि भाई P680 का रेडॉक्स पोटेंशियल तो है ही और फियोफाइटिन का रेडॉक्स पोटेंशियल लो है, तो फिर 680 के इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन तक कैसे चले जाते हैं? तो सामान्य अवस्था में कभी नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? जब लाइट एनर्जी अवशोषित होगी। तो लाइट एनर्जी मिलने के बाद फिर इसका रेडॉक्स पोटेंशियल फियोफाइटिन से भी कम हो जाता है, इतनी अच्छी ऊर्जा मिल जाती है इसको, तब फिर ये एक्साइटेड स्टेट से फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। उसके बाद देखिए बाकी सारे अवयव भी जो जमे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सारे जो कंपोनेंट है, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये जो सारे हैं ये रेडॉक्स पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परिवहन डाउनहिल होता है। देखिए ये जो बता रखा है, ये रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल है, एनर्जी कम होती जा रही है उसकी, तो डाउनहिल मूवमेंट रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर हम और क्या नाम देंगे? Z स्केल। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये बात नॉन साइक्लिक का एक छोटा सा पार्ट और है। मतलब नॉन साइक्लिक में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के पाथवे को देखा कैसे कैसे गया। ठीक है, क्योंकि नॉन साइक्लिक हो रहा था तो लास्ट में NADPH2 बन गया, तो फिर हमें P680 के लिए इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करनी पड़ी, तो हमने वाटर का ऑक्सीडेशन किया और यहाँ ऑक्सीजन भी मुक्त कराई, इलेक्ट्रॉन भी उपलब्ध कराए। ठीक है, उसके बाद जो ये इन सारी चीजों से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, उससे हमें ये समझ में आया कि ATP कैसे बनेंगे। तो देखिए लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक ही मुख्य है, दोनों फोटो सिस्टम काम आ रहे हैं, वाटर का भी यूज होगा, ऑक्सीजन भी मुक्त होगी, केमियोस्मोसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनेगा और केमियोस्मोसिस के द्वारा प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा फिर ATP भी बनेंगे और इधर परिवहन के अंत में NADPH2 भी बनेंगे। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो जो हमारे डार्क रिएक्शन के लिए आगे के कामों के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मुख्य रूप से आपको नॉन साइक्लिक से ही बनती हुई दिखेगी। ठीक है, और नॉन साइक्लिक जो पूरा प्रोसेस है ये रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर चलेगा और फिर वो सारी चीजें केमियोस्मोसिस और ATP बनने की प्रक्रिया समझने के बाद फिर आप रेडॉक्स पोटेंशियल का भी थोड़ा सा भाग याद रखें, कैसे कैसे ये मूवमेंट होता है, क्योंकि NCERT थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन करती है। तो ये जो हमारी चीजें थी यहाँ तक की, ये तो था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का ये पहला और बड़ा मुख्य भाग था। पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में मिला के जो हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा है इसको अच्छी तरह से पढ़िए, 2-4 बार देखिए, अपने ढंग से लिखिए कि क्या तो इसका पहले पाथवे देखना है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन गया, कितने कितने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बाद केमियोस्मोसिस, फिर ATP बनना, ये सारी चीजों के बाद लास्ट में रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है, सारी चीजें। अब इसके बाद में हम लाइट रिएक्शन के दूसरे भाग पर आते हैं, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो नॉन साइक्लिक की तुलना में आसान है। अब उसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिए नॉन साइक्लिक से तुलना करते चलेंगे। नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम काम आए, यहाँ केवल PS1 सम्मिलित होता है, PS2 नहीं काम आता, नंबर 1। ठीक है, केवल PS1 सम्मिलित होता है और ये स्ट्रोमल थाइलेकोइड स्ट्रोमल लेमिली में संपन्न होता है। ये ग्रेनल थाइलेकोइड में कभी कभार ही होगा, कम होगा, मेनली ये कहाँ होता है? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। ठीक है, स्ट्रोमल थाइलेकोइड में साइक्लिक होगा मेनली। अपन ये नहीं कह सकते कि ग्रेनल थाइलेकोइड में होगा ही नहीं, ग्रेनल थाइलेकोइड में भी होने की इसकी संभावना है, लेकिन वहां ये कम होता है। ज्यादा कहाँ होगा? ये स्ट्रोमल थाइलेकोइड में। ठीक है, देखिए ग्रेनल थाइलेकोइड में आप देखिए, ग्रेना वाले थाइलेकोइड के अंदर तो एप्रेस्ड रीजन दबा हुआ हिस्सा और नॉन एप्रेस्ड खुला हुआ हिस्सा दोनों है। एप्रेस्ड रीजन में PS2 होता है, खुले वाले हिस्से में PS1 होता है, साथ में वहां पर झिल्ली में NADP रिडक्टेज भी होता है। इस वजह से ग्रेनल थाइलेकोइड में नॉन साइक्लिक आराम से चल जाता है,
क्योंकि वहां दोनों फोटो सिस्टम चाहिए, एनएडीपी रिडक्टेज भी चाहिए लास्ट में एनएडीपी बनाने के लिए। लेकिन समस्या क्या है, स्ट्रोमा में ही क्यों होता है साइक्लिक मेनली? कारण क्या है, देखो स्ट्रोमल थाइलेकोइड में PS2 नहीं होता। आपको बताया था PS2 एप्रेस्ड रीजन में होता है और स्ट्रोमल थाइलेकोइड में एप्रेस्ड रीजन ही नहीं है। तो वहां पर सिर्फ क्या मिलेगा, PS1 मिलेगा। पहली बात तो इसलिए वहां पर नॉन साइक्लिक तो चल नहीं सकता। दूसरा, वहां एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं होता। PS1 का जबकि इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं FRS से होता हुआ, FD से होता हुआ, एनएडीपी रिडक्टेज से एनएडीपी बना देता है। लेकिन यहां एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं है, तो अब ऐसे केस में यहां NADPH2 भी नहीं बनेगा। तो ये चक्रीय पाथ दर्शाता है फिर। ठीक है, ग्रेनल थाइलेकोइड में PS1, PS2 व NADP रिडक्टेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, किंतु स्ट्रोमल थाइलेकोइड में PS2 और NADP रिडक्टेज अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से स्ट्रोमल थाइलेकोइड में कभी नॉन साइक्लिक पाथवे नहीं चलेगा, याद रखना। स्ट्रोमल थाइलेकोइड में कभी नॉन साइक्लिक पाथवे नहीं चलेगा। यहाँ जो चलेगा वो सिर्फ साइक्लिक चलेगा। ग्रेनल थाइलेकोइड में मुख्य रूप से नॉन साइक्लिक चलता है, लेकिन वहां साइक्लिक चलने की संभावना है, लेकिन स्ट्रोमल थाइलेकोइड में नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा। ठीक है, अतः अब देखिए यहाँ अब PS2 तो है नहीं, PS1 है, तो यहाँ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अंत में NADP को नहीं जाता है, क्योंकि NADP को तो तब जाए ना जब NADP रिडक्टेज एंजाइम हो। यहाँ NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, इसलिए जो उत्सर्जित PS1 से उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P700 से, तो ये अंत में NADP के पास नहीं जाएगा, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम FNR नहीं है, बल्कि ये वापस लौट करके PS1 को ही लाके, P700 को लाके दे दिया जाता है। अतः ये पुनः PS1 के क्लोरोफिल A P700 के पास आ जाता है। ये चक्रीय पाथ दर्शाता है। चक्रीय होने का कारण है या मजबूरी है, क्योंकि यहां अंत में NADP रिडक्टेज नहीं है। NADP इस इलेक्ट्रॉन को यूज ही नहीं कर पाता, NADP का अपचयन नहीं होगा, यहां ये वापस PS1 के 700 के पास ही आ जाएगा। इसलिए अब यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होता हुआ वापस P700 के पास ही आ गया। तो अब यहां क्या हुआ, दो चीज देखी, क्या, एक तो NADPH2 नहीं बनेगा, लौट के आ गया वापस, और लौट के आ गया तो P700 को कहीं और से इलेक्ट्रॉन लाके देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां जल का फोटोलिसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होगी। ये सब ग्रेनल थाइलेकोइड में होता है। स्ट्रोमल थाइलेकोइड में जहां साइक्लिक चल रहा वहां ये नहीं होता। तो यहाँ केवल ATP, अब क्या हुआ, ये चल के आया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बनेगा, क्योंकि वो PQ तो यहाँ भी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है तो उससे ATP बन जाएंगे, वही केमियोस्मोसिस से। लेकिन यहाँ NADPH2 नहीं बनता, जल का फोटोलाइसिस भी नहीं होता और ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होती। तो यहाँ क्या क्या चीजें नहीं हो रही है साइक्लिक के अंदर? पहली चीज, PS2 शामिल नहीं होता। दूसरी चीज, NADPH2 निर्माण नहीं होता। तीसरी चीज, जल का फोटोलिसिस नहीं होता। चौथी चीज, ऑक्सीजन का मुक्त होना नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होगा। यहां पर केवल PS1 शामिल है, इलेक्ट्रॉन का चक्रीय पाथ है, लौट के PS1 के पास ही आ जाता है, और इस दौरान जो प्रोटॉन की गति होती है उससे थोड़ा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है उससे कुछ ATP बन जाएंगे। तो केवल ATP बनेंगे, NADPH2 नहीं बनेंगे। तो तुलनात्मक रूप से आसान काम है ये, ठीक है। और ये स्ट्रोमल थाइलेकोइड में तो खैर होता ही है, और ये ग्रेनल में भी हो सकता है, लेकिन नॉन साइक्लिक स्ट्रोमल में कभी नहीं होता। अच्छे से याद रखना इस बात को, ठीक है। साइक्लिक, अच्छा एक और चीज, अब क्योंकि इसमें P700 ही काम आता है, ठीक है, और आप देखो नॉन साइक्लिक में 680 और 700 दोनों काम आते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक और लिमिटेशन है कि यदि आपने लाइट छांट करके 680 से ज्यादा वाली दी तो क्या होगा। अब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दी तो PS2 काम नहीं करेगा, वो तो अवशोषित ही नहीं करेगा, उसकी रेंज से बाहर हो गया। और PS2 नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब नॉन साइक्लिक नहीं होगा, और नॉन साइक्लिक ही तो मेन था, वही नहीं होगा। केवल वहां क्या हो सकता है, साइक्लिक। तो ग्रेनल थाइलेकोइड में भी अगर 680 से ज्यादा की लाइट ही दे रहे हैं अपन, तो ग्रेनल थाइलेकोइड में PS1 तो काम करेगा, PS2 काम नहीं करेगा, और इसलिए वहां भी चक्रीय चलेगा। और स्ट्रोमल थाइलेकोइड में तो होता ही PS1 है, वहां तो चक्रीय चलेगा, वो भी चलेगा। अर्थात साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब भी होता है जब लाइट को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली भी दी जाती है, लेकिन साइक्लिक में इतनी ऊर्जा नहीं बनेगी,
इसीलिए आपने देखा कि 680 से जैसे आगे गए तो फोटोसिंथेसिस में एकदम कमी आती है। लाल पतन, रेड ड्रॉप कहा था हमने, तो रेड ड्रॉप इसीलिए तो हुआ। नॉन साइक्लिक तो पूरा ही बंद हो गया, पीएस सेकंड काम नहीं कर रहा, नॉन साइक्लिक बंद, केवल पीएस1 काम कर पा रहा, साइक्लिक चलेगा, तो उससे तो NADPH2 तो बनेंगे ही नहीं, थोड़े बहुत ATP बन जाएंगे। और इसीलिए 680 के आगे जाते ही फोटोसिंथेसिस में भारी कमी देखी जाती है और वही रेड ड्रॉप था। इसी के बेस पर तो फिर एमर्सन ने कहा था कि इसका मतलब वर्णकों के दो समूह हैं, और एक समूह तो ऐसा है जो 680 के पहले पहले ही सक्रिय रहता है और एक ऐसा है जो 680 के बाद भी काम करता है। तो 680 तक तो दोनों काम करते हैं, इसलिए नॉन साइक्लिक भी चल रहा है, साइक्लिक भी चल रहा है। 680 के आगे आए, नॉन साइक्लिक बंद, पीएस सेकंड बंद, सिर्फ कौन चला, सिर्फ साइक्लिक चला, पीएस1 सक्रिय, इसीलिए वहां रेड ड्रॉप दिखाई देता है। आई बात समझ में? अब हम जरा इस साइक्लिक प्रोसेस का भी पाथवे देखें कैसे चलता है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में बिल्कुल आउटलाइन बनाए, और अब तो ये चीज आसानी से समझ में आनी चाहिए, भले आप मेम्ब्रेन के डायग्राम में बना लो चाहे इसमें बना लो। ये P700 है और इसके ये सारे के सारे जो सहायक वर्णक हैं आसपास, ये PS1 है और सभी प्रकाश का अवशोषण करते हैं और अंततः लाइट किसको लाके दे देते हैं, 700। और वही यहाँ इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, रेडॉक्स पोटेंशियल लो हो गया, और इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FRS। तो ये अब अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, FRS को देता है। ये इसका प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है PS1 का। PS2 का कौन था, फियोफाइटिन, ये आगे इसके पास। FRS से हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाते हैं, फेरिडॉक्सिन के पास। अब देखो यहां तक तो वही है, फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाते थे NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से NADP को NADPH2 में रिडक्शन करने में, लेकिन चूंकि यहाँ NADP रिडक्टेज नहीं है तो फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F का जो कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा अलग काम करता है, उसमें साइटोक्रोम B6 को जाता है, ये अलग अलग हिस्सों में काम करेगा, इसके दो हिस्से मान सकते हो, आधा आधा। तो ये फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास आएगा। देखो ये पूरा मैंने कॉम्प्लेक्स तो ऐसे बनाया, लेकिन ये दो अलग अलग हिस्सों में काम करेगा। फेरिडॉक्सिन से ये लेगा साइटोक्रोम B6 में, और साइटोक्रोम B6 से ये प्लास्टोक्यूनोन के पास आएगा। अब प्लास्टोक्यूनोन तो फिर से क्या था, हाइड्रोजन कैरियर। तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन थोड़ी देंगे अकेले, ये क्या करेंगे, उसी टाइम स्ट्रोमा से 2H+ भी मंगाएंगे, और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस देते हैं तो अगली बार अब ये वापस देते हैं साइटोक्रोम F को। तो जब साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वापस थाइलेकोइड में H+ छोड़ देंगे। मतलब प्लास्टोक्यूनोन तो अभी यहाँ पर भी प्रोटॉन का पंपिंग कर रहा है, और स्ट्रोमा से थाइलेकोइड में प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। तो ये एक तरह से प्रोटॉन पंप भी यहाँ पर चल रहा है, ये प्रोटॉन पंप भी चलेगा, और इसी प्रोटॉन पंप से ग्रेडियंट बनेगा जो केमियोस्मोसिस के माध्यम से ATP बनेगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपके नॉन साइक्लिक में भी थी, यहाँ भी है। अच्छा, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम F के पास आए, साइटोक्रोम F ने इन इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन को दिया। ये जो है ये अगतिशील इमोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बैठे बैठे दे रहा है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन प्लास्टोसाइनिन गतिशील है, प्लास्टोसाइनिन गतिशील है, अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को ला करके वापस किसको दे देता है, 700। आप देखिए नॉन साइक्लिक में भी तो प्लास्टोसाइनिन ने ही तो P700 को वापस इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन नॉन साइक्लिक में प्लास्टोसाइनिन के पास में इलेक्ट्रॉन किसके आए थे, PS2 वाले आए थे, उसको उसने PS1 को दे दिया था। यहां इस प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन किसके आए, PS1 के लौट के आए, और ये वापस इसको P700 को इलेक्ट्रॉन दे देता है। प्लास्टोसाइनिन मोटाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये अल्टीमेटली अपने इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन सेंटर P700 को ही देता है। इलेक्ट्रॉन चाहे नॉन साइक्लिक वाले में भी आ रहा हो तो यहाँ भी आ रहा हो तो यही जाके देगा, और इसका जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था वापस इसी तक पहुंच गया। ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक हुआ। अब यहाँ न तो PS2 दिख रहा है आपको, न कोई NADP का निर्माण दिख रहा है, NADPH2 का निर्माण भी नहीं हो रहा है, ना हमें यहाँ वाटर को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, न यहाँ पर कोई ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। तो ये उसके कंपैरिजन में बहुत आसान सा भाग है। हाँ, यहाँ बस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, जिसकी वजह से बाद में जाकर के इस प्रोटॉन पंप की वजह से बाद में ATP निर्माण जरूर होगा। तो हम यही कहते हैं कि साइक्लिक के अंदर सिर्फ एक ATP निर्माण का कार्य होता है, NADPH2 नहीं बनते हैं। ATP निर्माण हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन तो है ही,
और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो हमें नॉन साइक्लिक पर ज्यादा ध्यान देना है और उसी नॉन साइक्लिक का हिस्सा एक तरह से। अब अगर हम बात करें कि ग्रेनल थाइलेकोइड में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब नहीं होगा, तो आप यूं समझिए दो स्थितियां हैं कि अगर लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा की दे दी जाए तो PS2 काम नहीं करेगा, तो नॉन साइक्लिक बंद हो जाएगा। और या फिर जो कि एक बहुत रेयर कंडीशन है कि स्ट्रोमा में NADPH2 NADP उपलब्ध ना हो, क्योंकि अंत में वो NADP के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और अगर NADP की मात्रा प्रॉपर नहीं है तो भी नॉन साइक्लिक रुक जाता है। वो बहुत रेयर केस है। 680 से नैनोमीटर से उच्च लाइट भी हम जानबूझ के दें तभी वो मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश देते हैं तब। सामान्य तौर पर तो श्वेत प्रकाश आता है, तो श्वेत प्रकाश में तो सब तरह की लाइट होती है, तो PS2 भी चलेगा, PS1 भी चलेगा, साइक्लिक भी चलेगा, नॉन साइक्लिक भी चलेगा। इसीलिए तो जब श्वेत प्रकाश देते हैं तो सब चल रहा होता है तो टोटल फोटोसिंथेसिस ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम 680 से कम वाले अलग से देंगे लाइट, 680 से ज्यादा वाली अलग से देंगे, तो 680 से कम में तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, 680 से कम ज्यादा में एकदम से कम हो जाएगा। रेड ड्रॉप दोनों को साथ में देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, एनहांस में समृद्धि प्रभाव। तो ये सारी चीजें से देखने के बाद ये मैकेनिज्म बने हैं पूरे। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का ये पूरा मैकेनिज्म लाइट रिएक्शन का। अभी डार्क रिएक्शन नहीं हुई, हम फोटोसिंथेसिस के पहले भाग को समझें। लाइट रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या यूं कहें कंसेप्चुअल है, तो इसका एक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन परिवहन, केमियोस्मोसिस अच्छे से ध्यान रखें। एनसीईआरटी ने भी बड़ी अच्छे से लिखने की कोशिश की है, हालांकि कुछ बातें उन्होंने स्किप कर दी हैं, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्होंने दिखाई नहीं रखे हैं, एक डायग्राम उन्होंने भी दिखाया है, हम एनसीईआरटी भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। लेकिन लाइट रिएक्शन में कुल मिलाकर के अगर मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूं तो क्या रहा, लाइट रिएक्शन में बने NADPH2 और ATP का उपयोग स्ट्रोमा में चलने वाली जैव संश्लेषणात्मक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन में होगा। हमारा जो उत्पाद बनाया लाइट रिएक्शन से वो बनाया NADPH2 और ATP, ऑक्सीजन तो निकल गया, उसका अब आगे कोई काम नहीं है। ये दोनों अब हम डार्क रिएक्शन में संश्लेषण में काम में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे, उसका फिक्सेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेंगे और शर्करा का निर्माण करेंगे, इसमें ये काम आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को जरा कनेक्ट करूं तो जरा आप यूं देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास में थोड़ा सा इसको देखो, दोनों को छोड़ते, ये लाइट रिएक्शन है मान लो, ठीक है, और इधर अपन लिख लेते हैं डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में पहले तो यहां देखो, तो प्रकाश का अवशोषण यही हुआ, ठीक है, तो लाइट का अवशोषण यही हो रहा है, यहां कोई लाइट का अवशोषण नहीं होगा, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन और क्या करेगी, लाइट रिएक्शन में यहां पर और क्या होगा, यहां देखिए ADP एवं NADP ये लिए जाएंगे, प्रकाश ऊर्जा लेकर के यहाँ क्या बनेंगे, ATP बना और NADPH2 बना, ये ऊर्जा रूप बने, ठीक है। अब ये ATP और NADPH2 काम किधर आएंगे, डार्क रिएक्शन में, इस ऊर्जा को यहाँ काम में लेंगे और ये वापस यहाँ खाली होकर आ जाएंगे। ये चीज चल रही है स्ट्रोमा में, ये ग्रेना में, ये लाइट रिएक्शन, ये भाग तो कौन सा है, ग्रेना का भाग है। अब ये देखो स्ट्रोमा, आप इसको चाहो तो लिख भी लो बेटा, ये जो है ये ग्रेना है या स्ट्रोमल थाइलेकोइड है, और ये जो पूरा भाग है ये स्ट्रोमा है। तो डार्क रिएक्शन में हमने इनको उपयोग किया, अब ATP का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ADP, NADPH2 का उपयोग होगा, NADP बच जाएगा। मतलब ये ऊर्जा भर के गए, यहाँ खाली हुई और ये वापस आ गए, ये आएंगे तभी तो अगले बनेंगे। इसलिए लाइट रिएक्शन भी कंटिन्यू चलेगी और डार्क रिएक्शन में इनका उपयोग भी जरूरी है। अच्छा, यहाँ साथ में और क्या हो रहा है देखो, और अगर बात करें तो यहाँ H2O वाटर काम आ रहा है और साथ में क्या मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। इधर यहाँ CO2 काम आ रही है और इधर ग्लूकोज शर्करा मुक्त हो रही है, ठीक है। और यही ग्लूकोज फिर आगे चलकर स्टार्च में बदलता है, संचित खाद्य। ये फोटोसिंथेसिस के दोनों हिस्सों का एक कनेक्शन है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन
किससे कनेक्टेड है? ये ऊर्जा रूप जो एसिमिलेटरी पावर जिनको कहते हैं। लाइट रिएक्शन ने प्रकाश ऊर्जा से इनको मतलब रिचार्ज कर दिया है। अब ये रिचार्ज होके गए, यहाँ काम आए, फिर ये डिस्चार्ज हो गए, फिर रिचार्ज होंगे। मतलब एटीपी और NADPH2 एक तरह से बस यहाँ रिचार्ज होने आ रहे हैं ये, और ये रिचार्ज के लिए ऊर्जा कहाँ से ले जा रही है? लाइट से। ये एक पूरा कनेक्शन होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लाइट रिएक्शन पढ़ी और इनको बना दिया। अब ये कहाँ काम आएंगे? डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। तो अब हमारा अगला भाग वैसे भी क्या रहेगा? डार्क रिएक्शन रहेगा। तो ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का पहला भाग था, लाइट रिएक्शन। ठीक है सब। तो ये साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर भी पूछ सकते हो आप। बाकी ये जितनी बेसिक चीजें सारी बता दी। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं जरा, लास्ट में हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी देख लें। तो एनसीईआरटी के चैप्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये देखिए, अब मैंने ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर खोला है, उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, अध्याय 13, हिंदी की एनसीईआरटी आप लोगों के पास भी होगी, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। ये देखो, शुरुआत से अगर मैं देखूं तो फोटोसिंथेसिस की उपयोगिता और उसके परिभाषा को लेकर एक इंट्रोडक्शन है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। तो हमने शुरुआत पहले लेक्चर में पढ़ा था। फिर उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है। फिर आप देखो यहाँ कुछ हिस्ट्री दे रखी है। ये प्रिस्टले का प्रयोग था, ये डायग्राम बताया था, चूहे वाला, बेलजार वाला, प्रिस्टले का प्रयोग, ये सारे आरंभिक प्रयोग हैं। प्रिस्टले का आ गया नाम यहाँ पर। इसके बाद में आइंजनहाउस का नाम आया। देखो एनसीईआरटी ने भी क्लियर लिख रखा है, ये आप जब पढ़ोगे बिल्कुल वही चीजें जो हमने पढ़ी है। आइंजनहाउस के बाद में यहाँ पर और आगे चलें तो जूलियस वॉन सेक्स के बारे में आ रहा है। उसके बाद में एंजलमैन आया है। जो आपको यहाँ दे रखे एनसीईआरटी में वही बताए हैं, एंजलमैन का काम बता रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वॉन नील का काम आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ऑक्सीजन जो है वाटर से निकल रही है। ठीक है, ये पूरा वही है। उन्होंने फोटोसिंथेसिस को, ये देखिए लास्ट में ये इक्वेशन आ गई कि कुल मिलाकर वाटर से ही ऑक्सीजन। ये तो शुरुआत के जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है उनकी बात करिए। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमने फिर इसको कंफर्म किया, ये सारा यहाँ था। ये तो हिस्ट्री थी जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद कहाँ संपन्न होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का स्थल है, जो आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया था। तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा और इसमें समझाने की कोशिश की है। आप आराम से लेक्चर भी देख सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ लें, फिर बाद में ये इजीली हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्लोरोफिल वर्णकों के एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, यही दोनों डायग्राम बताए थे। ये पूरा वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये दोनों की तुलना बता रखी है, पढ़ा था अपन ने ये पिगमेंट के साथ। और फोटोसिंथेसिस के वर्णक दे रखे हैं यहाँ, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, इनके बारे में इजेंथोफिल वगैरह सारे दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वो तो लेक्चर के साथ साथ ही आपको पढ़ना था। मैंने कहा भी था आपको कि साथ साथ पढ़ते जाइए। ये सारा शुरू का भाग है, ये पिगमेंट, उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उनका एक्शन स्पेक्ट्रम। हाँ, रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट को यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन वो मैंने इसलिए बताया ताकि उससे हम ये समझ पाए कि PS1 PS2 कैसे डिस्कवर हुए, क्योंकि उसके बाद ही तो लाइट रिएक्शन का काम आएगा। अब देखिए प्रकाश अभिक्रिया क्या है, यहाँ से लाइट रिएक्शन शुरू होती है। और ये पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम बता रखा है, वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, रिएक्शन सेंटर, ये बता रखा सारा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम से फोटो सिस्टम बता रखा है, फोटो सिस्टम 1, 2, ये सारी चीजें। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन परिवहन आता है, और यहाँ देखो इन्होंने बहुत ब्रीफ में सारी चीजें डिटेल में नहीं दी है, आप पढ़ोगे तो सारी चीजें हैं, लेकिन डायग्राम में देखें तो ये देखो PS2 PS1, PS2 का LHC, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ग्राही, नाम कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ फिर वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे रखा है। प्रकाश की ऊर्जा दोनों पे गिर रही है, PS1 पे भी PS2 पे भी। इलेक्ट्रॉन ग्राही से इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह है, फिर ये आ गया PS1 के पास, PS1 से इलेक्ट्रॉन ग्राही, और ये NADPH2 बन गया। बस इतनी सी बात हुई। इसमें बीच में जो हमने इलेक्ट्रॉन परिवहन के जो सारी चीजें बताई, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइन, ये नाम कुछ नहीं दिए, इस तरह से उन्होंने नॉन साइक्लिक Z स्कीम बता रखी। ठीक है, ये इस तरह से दिखा रखी। जो लिखा है वो भी आप पढ़ोगे, बिल्कुल वही की वही चीजें मिलेगी जो मैंने आपको क्लास में समझाई है। ओके, उसके बाद में इसी के साथ जल का विघटन कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ भी दे रखी है। जल के विघटन के बाद अब इसमें यहाँ देखो ये लास्ट में फिर ये साइक्लिक वाला भी दिखा रखा है। ठीक है, केवल PS1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गया कौन, FRS, फिर FD से होता हुआ और इलेक्ट्रॉन परिवहन से वापस यहीं आ गया। यहाँ केवल ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता, जो भी अपन ने पढ़ा। इसको भी बिल्कुल आप डिटेल्स में यहाँ पढ़ सकते हैं सारा का सारा। उसके बाद ATP निर्माण का रसोपरासरणी यानी केमियोस्मोसिस दे रखा है, और केमियोस्मोसिस में ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना वो समझा रहा है,
और फिर उसके बाद कैसे प्रोटॉन वापस बाहर आए तो एटीपी बनेगा। मैंने आपको कहा था प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने में 3 चीजें, देखो एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छे से लिखा है यहाँ पर, पेज संख्या 214 पे देखिए। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, 3 पॉइंट। पहला, जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है तो वो H+ ल्यूमन में डाल देता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब फोटोसिंथेसिस ये चलते गति करते हैं तो वो जो प्लास्टोक्विनोन है वो स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन को ल्यूमन में भेजता है, ये लिखा हुआ है साथ। और तीसरी चीज लिखी कि NADP रिडक्टेज से जब अपचयन होकर के NADPH2 बनता है तो ये भी स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन उठाता है, तो स्ट्रोमा में और कम हो जाते हैं, सॉरी H+ आयन वहां से उठाता है। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं, उसी से फिर एटीपी बनेंगे। ये समझाना चाह रहा जो मैंने तीनों पॉइंट आपको बताया। अब देखिए यहाँ अब इन्होंने केमियोस्मोसिस का ये पूरा डायग्राम दे रखा। हालांकि इस डायग्राम में पूरी बातें नहीं है, लेकिन जो अपन ने थाइलेकोइड की झिल्ली, ये थाइलेकोइड है पूरा। अब देखो यहाँ PS2 लिखा है, ठीक है, लाइट गिर रही है और ये देखो H2 का विघटन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखो यहाँ इस डायग्राम में कमी क्या है, उन्होंने प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं दिया फियोफाइटिन, बस यहाँ बीच में फियोफाइटिन आना चाहिए। उसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन दिखा रखा है, प्लास्टोक्विनोन ये बाहर से H+ ले रहा है, PQH बन रहा है, फिर ये अंदर दे देता है H+, ये देखो ये अंदर आ गया इसके H+। इधर जल का अपघटन हो रहा है, यहाँ से भी H+ इकट्ठा हो रहा है, और सब दिखा रखा है, बस फियोफाइटिन नहीं दिखा रखा है। फिर प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, इसको गया इलेक्ट्रॉन, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन को गया है, और प्लास्टोसाइनिन से P700 को चला गया। P700 से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, यहाँ भी लाइट आई। अब यहाँ भी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS नहीं दिया, मतलब फियोफाइटिन भी नहीं है, FRS भी नहीं है। फिर यहाँ फेरिडॉक्सिन दे रखा है, FNR दिखा रखा है, और NADP से NADPH2 बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ फियोफाइटिन और FRS नहीं है, बाकी चीजें लगभग दिखा रखी है और सब। और इनसे देखो ये H+ इकट्ठा हो रहा है, उधर बाहर से भी H+ उठ रहा है। तो यहाँ अब क्या हुआ देखिए, उच्च विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता, मतलब यहाँ अच्छा खासा पोटेंशियल हो गया, H+ इकट्ठे हो गए, ठीक है। यहाँ उच्च H+ हो गए, बाहर H+ कम हो गया। अब देखो ये दिखा रखा CF0 CF1 पार्टिकल, और ये सारे H+ यहाँ से होते हुए बाहर जा रहे हैं, ये बाहर जाएंगे तब ATP सिंथेज लिखा हुआ है, ये ADP से ATP बना रहा है। अपनी NCERT खोल के बैठना साथ में, ये डायग्राम अच्छे से वहां भी समझ सकते हो, आगे बात समझ में। बस यहाँ ये है कि H2O को तोड़ रहा है, यहाँ 2H+ आना चाहिए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, यहाँ भी 2H+। तो छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है, और फियोफाइटिन FRS नहीं है, लेकिन वो अपने को पूरी चीज ध्यान रखनी है। बाकी NCERT का ये डायग्राम है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखें। सेम यही चीज हमने पढ़ी है, केवल बस FRS और फियोफाइटिन के अलावा बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। और ये फिर केमियोस्मोसिस से यहाँ पर ATP निर्माण का ये प्रोसेस दिखा रखा है, ठीक है। ये पूरा केमियोस्मोसिस, और इसी के साथ साथ ये प्रोटॉन प्रवणता और किस तरह से CF0 CF1 में गति करते हुए ये ATP बनाएगा, इसी के बारे में ये एक छोटा सा डिटेल दिया है, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो यहाँ तक। और लास्ट में लिख रहा है कि जो ATP बना, जो NADPH2 बना, वो अब हम डार्क रिएक्शन में CO2 के फिक्सेशन में, CO2 के रिडक्शन में काम में लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। अर्थात अब इसके बाद क्या होगा, डार्क रिएक्शन शुरू होगी। जो लिखा है ATP तथा NADPH2 कहाँ उपयोग होते हैं, मतलब डार्क रिएक्शन में। तो इसके बाद वैसे भी क्या नहीं है, डार्क रिएक्शन आएगी जहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म का पहला मुख्य भाग और बड़ा भाग था, लाइट रिएक्शन, ठीक है। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, केमियोस्मोसिस, सब कुछ अच्छे से समझना है, रेडॉक्स पोटेंशियल का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने NCERT से भी आपको दिखाया कि यहाँ तक की चीजें हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम आगे अगले भाग में लेंगे डार्क रिएक्शन। थैंक यू।